हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है पाठ्यचर्या निर्माण के आधार, जिसके अंतर्गत हम दार्शनिक आधार के विषय में देख चुके हैं और मनोवैज्ञानिक आधार चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की संप्रदायों के विषय में। तो मनोविज्ञान की जो संप्रदाय हैं उनके विषयों में हम विषय में देख चुके हैं। कुछ दो संप्रदाय विशेष रह गए हैं जो कि हैं सबसे लास्ट में, जिसमें 10th पॉइंट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, यानी कि परावैयक्तिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान अभी हाल ही में विकसित हुआ है, जो कि इसको चतुर्थ शक्ति, फोर्थ फोर्स कहा जाता है। ये सबसे अधिक विवादास्पद भी है। ये अपना ध्यान उन व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित करता है जो कि हमारे साधारण अस्तित्व से परे होते हैं। ये परा संवेदनात्मक प्रत्यक्षीकरण यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ESP का अध्ययन करता है। ये चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं का परीक्षण करता है तथा उन विचारों और भावों का अध्ययन करता है जो कि मनन के समय या निद्रा अवस्था में उभरते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक अभी भी इस प्रकार के अध्ययनों को मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में नहीं मानते हैं, किंतु नवीन धारणा परावैयक्तिक मनोविज्ञान को और वस्तुनिष्ठ बनाने की ओर है, जो वैज्ञानिक मापन विधियों का उपयोग करके की जा सकती है। 11th पॉइंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि ज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये मानसिक कृत्य पर बल देता है। इसके मुख्य प्रवर्तक या प्रवर्तकों में जीन त्याज्य आते हैं। संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक चिंतन, स्मृति, भाषा विज्ञान, प्रत्यक्षीकरण तथा अन्य मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं ताकि मानव द्वारा समस्या हल की प्रक्रिया तथा इसकी या उनकी सूझ संबंधी योग्यताओं को समझ लिया जाए। इस प्रकार से ये मनोविज्ञान गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से ही निकला हुआ है, यह समझा जा सकता है। इसका केंद्र बिंदु संपूर्ण मानसिक कृत्य यानी कि टोटल मेंटल फंक्शन पर होता है। कंप्यूटर तकनीकी के विकास ने मानसिक मूल्यों को सूचना प्राप्त करने के रूप में जन्म दिया है। इस पक्ष ने वैज्ञानिक मार्ग के साथ मिलकर मन के अध्ययन तथा साथ ही आंतरिक मानसिक दशाओं में विश्वास को संज्ञानात्मक मन का एक लोकप्रिय मॉडल बना दिया है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि के उपयोग को स्वीकार करता है। ये अंतर्दर्शन या फिर अन्वेषण विधि को नहीं मानता। ये स्पष्ट रूप से आंतरिक मानसिक दशाओं को मान्यता देता है, जैसे कि विश्वास, इच्छा, अनुप्रेरणा। व्यवहारवाद इसमें विश्वास नहीं रखता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अन्य अनुशासनों में समावेश कर गया है, जैसे मन का दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान एवं नाड़ी विज्ञान ज्ञानात्मक विज्ञान के छाते के नीचे एक तरह से आते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार को अपने अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय वस्तु मानता है और मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न बिंदुओं को महत्ता भी प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि रुचि। बालक की रुचि के अनुसार जो है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिससे कि उसकी रुचि उसमें हो और यानी कि जो जिस विषय में उसकी रुचि हो वह विषय समाहित होने चाहिए, भले ही ऑप्शनल रूप में क्यों ना हो। मनोवैज्ञानिक व्यवहार को अपने अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय वस्तु मानने के कारण ही ये बात तथ्य सामने आते हैं। शिक्षा में बालक की रुचि, आवश्यकता, अभिक्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बालक के विकास अवस्थाओं में निहित विशेषताओं को दृष्टि में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। और बालक की जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि बालक कभी कभी महसूस करता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कोई बालक महसूस करता है मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है, कोई बालक ये सोचता है मुझे शिक्षक बनना है। तो अगर कोई बालक सोचता है कि मुझे व्यवसाय करना है, अब व्यवसाय भी बहुत सारे होते हैं। किसी बालक की आवश्यकता ये है कि जैसे कि रुचि है, यानी कि जिसका इंटरेस्ट है सिलाई कढ़ाई इत्यादि, टेलरिंग या फिर कुछ निर्माण करने में या इंजीनियर बनने में, तो उसी के अनुसार उसे उस क्षेत्र में डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि बालक तो डॉक्टर बनना चाहता है और उसे साहित्य की शिक्षा दी जा रही है, तो इससे बालक ना तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी और ना ही रुचि के अनुसार उसके पास विषय होंगे, और बालक या तो अध्ययन बीच में ही छोड़ देगा या पूरा नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिससे कि
बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वैयक्तिक भिन्नता, प्रत्येक बालक एक जैसा नहीं होता। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो बालक आते हैं उनमें सामान्य बालकों के अतिरिक्त कुछ बालकों की संख्या ऐसी भी होती है जो कि शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत भेद की दृष्टि से असमान होते हैं। उसमें कुछ तीव्र बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि तथा कुछ पिछड़े हुए एवं कुछ शारीरिक दोष युक्त बालक रहते हैं जो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को उनकी विभिन्नता के क्षेत्र के आधार पर विभक्त किया जाता है। जैसे कि बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, उसमें आते हैं प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन और तीव्र बालक। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं यानी कि तीव्र बालक, इसमें आता है तीव्र बालक और पिछड़े बालक। और शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक और जिनको दिखाई नहीं देता यानी कि दोष युक्त, दृष्टि दोष से युक्त बालक, वाणी दोष से युक्त बालक। साथ ही साथ इसमें अन्य बालक भी आते हैं। समस्यात्मक बालक में आते हैं सामाजिक दृष्टि से कुसुमायोजित बालक और संवेगात्मक असंतुलित बालक। तो इस प्रकार से बालक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी अलग अलग प्रकार से ही किया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार कहता है। ये ध्यान देने योग्य बात होती है कि बालकों के जो प्रकार अभी बताए गए एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके अंतर्गत एक से ज्यादा विभिन्नताएं होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बालक है जो कि जिसे चलने फिरने में या फिर किसी भी प्रकार शारीरिक दोष है यानी कि विकलांग बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। अब जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनके संदर्भ में हैविंग हार्ट्स लिखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए। उनका पाठ्यक्रम अलग प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य बालकों की भांति ऐसे बालकों का पाठ्यक्रम होगा तो वे पढ़ने में रुचि नहीं रखेंगे और एक बार देखने में ही उसको समझ जाएंगे। तो इसलिए उनका थोड़ा सा पाठ्यक्रम अलग प्रकार का होना चाहिए। और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ये भी मैं बता देती हूँ आपके लिए। इनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षा में अपने को समायोजित करने में समस्या अनुभव करते हैं। उनके अधिगम की गति तीव्र होती है, इसलिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि इसके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से विद्यालय में ऐसे बालकों का वर्ग बन जाएगा जिसमें अभिमान की भावना पैदा हो जाएगी। अतः इस विषय में उपयुक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक विशेष और व्यापक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में कठिन और विशेष योग्यताओं के कारण व्यापक ज्ञानार्जन कर सकें ये बालक। स्किनर महोदय लिखते हैं इस विषय में कि इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिगम जो इनका तीव्र गति से हो या अधिकतम विकास हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनकी खोज, मौखिक तथा स्वतंत्र कार्यों, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हम ये देखते हैं कि ऐसे बालक जब कक्षा में समायोजित नहीं हो पाते हैं तो एक अध्यापक को चाहिए कि इनको अतिरिक्त भार दिया जाए, यानी कि कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए और जो कुछ कार्य होते हैं या निम्न कक्षाओं में उन्हें अध्यापन करने के लिए दिया जाए बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए, तो ये एक तरह से समायोजित हो जाते हैं। किंतु अपना ही सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ना होता है और सामान्य बालकों जैसा होता है तो वे समायोजित नहीं हो पाते हैं। अध्यापक का व्यक्तिगत ध्यान देना, प्रतिभाशाली हो या अन्य प्रकार के हों, मंदबुद्धि, प्रत्येक के लिए अध्यापक का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसी के अनुसार उस पर ध्यान दिया जाएगा। और श्रेष्ठ शिक्षकों से संपर्क रखना, अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो उन्हें भी श्रेष्ठ शिक्षकों से संपर्क रखना चाहिए। और मान लीजिए दूसरे प्रकार के बालक हैं तो उन्हें जो है उन्हें भी संपर्क रखना चाहिए, जिससे कि वे समझ अलग से अतिरिक्त कक्षा लेकर अपने विषय को ठीक प्रकार से समझ सकें। इन्हें संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कक्षोन्नति में शीघ्रता
प्रतिभाशाली बालकों के लिए करनी चाहिए तथा जो सामान्य बालक होते हैं उन्हें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो उन्हें अगर कक्षोन्नति कर दिया जाएगा या प्रोन्नत कर दिया जाएगा तो वे बालक अन्य बालकों की भांति अध्ययन करते रहेंगे। किंतु जो सामान्य या फिर कम तीव्र बालक होते हैं, अगर उन्हें अगर कक्षा में आगे बढ़ा दिया गया तो वे बालक पिछड़ जाएंगे और वे अपने परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। पाठांतर क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि ये बालक उसमें लगे रहें। वाचनालय एवं पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, नेतृत्व का प्रशिक्षण और जो है प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अन्य बालक होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने गति निर्धारित विद्यालय यानी कि पेस सेटिंग स्कूल से स्थापित किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है प्रावधान किया गया है कि देश में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा जिसमें योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करके उन्हें गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मेधावी छात्रों को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार की योग्यता या छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाएंगी। निसंदेह देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए मेधावी छात्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमें उच्च कोटि के वैज्ञानिक चिंतन करने वाले चिंतक तथा आविष्कारकर्ता मिल सके। इसके लिए जो मेधावी बालक हैं उनकी शिक्षा पर जो है प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए और जो बालक मंदबुद्धि हैं उनकी शिक्षा पर अलग से उन्हें अतिरिक्त जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए, सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए, आर्थिक प्रशिक्षण देना चाहिए और विशिष्ट कक्षाएं लगाई जानी चाहिए। ये मंदबुद्धि बालकों के विषय में बताया जा रहा है। इस प्रकार हम अंत में कह सकते हैं कि इन सब के होते हुए भी इनकी पाठ्यचर्या या कहीं पाठ्यचर्या नमनीय और लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए तथा उसमें इतनी व्यापकता होनी चाहिए कि बालक अपने अनुकूल उन्नत पाठ्य विषयों एवं क्रियाओं का चयन कर सकें। इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या में पाठ्यसहगामी क्रियाएं, खेलकूद, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करके या करने वाले कारक भी सन्निहित होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।